जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने पॉलिटी के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करेंगे भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार में देखिए, इसको हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। तो देखिए मूल अधिकार में क्या कहता है कि मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पूछेगा मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकार को कहा जाता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए 12 से 35 तक अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 के बारे में। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है? यह हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, बोलता है कि हमारे मूल अधिकार को अगर कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण किस लिए लिखा हुआ है? क्योंकि इसका संक्षेप किया जा सकता है, या मतलब वैकल्पिक है, इसको एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मूल अधिकार में अब देखते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसमें क्या है? समता या समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 में देखिए कि क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब एक समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 याद रखेंगे कि सब एक समान है, सबके लिए कानून जो है एक समान है। यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे या जन्म स्थान के नाम पे किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक निर्वाचन अर्थात सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। ठीक है, लोक नियोजन में अर्थात सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत। इसमें छुआछूत जैसी जो कुप्रथाएं हैं उसका अंत कर दिया जाए, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? इसमें है उपाधियों का अंत, अर्थात बोलता है कि शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, इसमें उपाधियों का आप इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 19 में जो है वो 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, पहला में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने तथा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 19 का पार्ट 6 जो दिया हुआ है 19(1) में आपको है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने और प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें देखिए हम स्टार मार्क इसलिए किए हुए हैं क्योंकि यह जो है वो पूछता है और बहुत लोग इसका गलत उत्तर देकर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 19 का 2 में क्या कहता है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में बोलता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 में बोलता है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में बोलता है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और 6 में बोलता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, तो 6 को हटा दिया गया है, इसको
नहीं रखा गया है इसमें, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में आप याद रखिएगा कि 19 का 1 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में क्या है, सभा बनाने की स्वतंत्रता, 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। 4 में क्या है कि बिना रोक टोक कहीं घूम सकते हैं, और 5 में है कि कहीं भी भारत के क्षेत्र में बस सकते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जो कि 19 में वर्णित है। चलिए आगे देखिए, स्टार मार्क में क्या बोलता है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है कानूनी अधिकार बनाकर, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया। देखिए ये पूछा था आपको इस बार बिहार सीजीएल के एग्ज़ाम में, ये आपको ईस्वी पूछा था कि कब हटाया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद कितने में, 300 क में, ठीक है। और ये क्या बन गया है, ये मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। चलिए 7वां है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो 19 में जो है वो 7 प्रावधान किया गया था, जिसमें से एक छठे को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में 6 प्रावधान हैं, 19 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये अनुच्छेद 20 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, एक गलती की एक ही सज़ा, ठीक है। अगर कोई अपराध करता है तो उसका जो एक गलती होगा उसके लिए एक ही सज़ा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको उम्र कैद भी दे दो, फांसी भी दे दो, ऐसा नहीं है। एक गलती करेगा तो एक ही सज़ा मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। मतलब कि जिस समय जो गलती किया है तो उस समय जो प्रावधान था, जो सज़ा का प्रावधान था, मान लीजिए कि कोई अगर झगड़ा करता है और जिस समय झगड़ा करता है तो उस समय रहता है कि चलो ठीक है, जो झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, उसके लिए 1 साल का कारावास का सज़ा दिया जाएगा। लेकिन वही अगर बाद में 2 साल हो जाता है तो उसको 2 साल नहीं बल्कि 1 साल का ही सज़ा दी जाएगा, क्योंकि जिस समय वो झगड़ा किया था उस समय प्रावधान था 1 साल का सज़ा, ठीक है। तो ये समझ गए। आगे देखिए, तीसरा क्या है, सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है। मतलब अगर सज़ा हो जाता है किसी अपराधी को तो कैदी को जो है, अपराधी को संरक्षण दिया जाता है, ये बोलता है 3 में, ठीक। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। आर्टिकल किस में बोलता है, 20 में, कि जब तक व्यक्ति न्यायालय से दोषी करार नहीं किया जाता है तब तक उसको आप अपराधी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना, राइट टू लाइफ, ये दिया गया है आर्टिकल 21 में। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है, ठीक है। अधिक धुआं देने वाले वाहन जो पुलिस चेकिंग करती है तो उसमें आपको मान लीजिए पॉल्यूशन का जो चेक करता है या फिर हेलमेट नहीं लगाए हैं तो जो चालान कटता है वो किस आर्टिकल के तहत कटता है, अनुच्छेद 21 के तहत कटता है। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है, ठीक है। निजता का अधिकार कहने का मतलब कि अपना खुद का अधिकार, ठीक है, उसको अनुच्छेद 21 में ही वर्णन किया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता, निजता का अधिकार का मतलब यही है। आगे देखिए, नोट क्या कहता है, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। अगर इमरजेंसी लगती है तो उस समय आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को नहीं रोक सकते हैं, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 क में क्या है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। अनुच्छेद 21 क को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
हमारे संविधान में जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है, अर्थात गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 22 में की गई है, जिसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला क्या है? व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है, मतलब कि कारण बताना होता है कि हम किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात अथवा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है पुलिस, तो उसके 24 गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना जरूरी है। ठीक। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 22 में ये कहता है। तीसरा क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अगर जो अपराधी है वो चाहेगा तो अपने पसंद का ही वकील को रख सकता है अपना केस लड़ने के लिए। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकार का है। कौन कौन? तो कारण बताना है कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरा 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए उसको, और तीसरा अपने पसंद का वकील रख सकता है। ये 3 प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। आगे देखिए, निवारक विरोध अधिनियम। ठीक है, प्रिवेंशन डिटेंशन बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। किसका? निवारक विरोध अधिनियम का। ठीक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। किसमें? निवारक निरोध अधिनियम में। विरोध है यहाँ पे, निरोध होना चाहिए। ठीक। आगे देखिए, नज़रबंद का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दूं कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो 370 हटा था, तो उसमें महबूबा मुफ्ती और जो आपके ये थे अब्दुल्ला जी जो थे उनको अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया था। तो नज़रबंद का मतलब ये होता है। ठीक है। चलिए देखिए, भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम कौन कौन से आए थे? तो देखिए, पहला था निवारक विरोध अधिनियम 1950। यह आया था 1950 में। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था। देखिए, सारा जगह निरोध होगा, यहाँ विरोध लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो 1950 में आया था। ठीक। अधिनियम या 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया था। पहला जो था भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम, उसे जो 1950 में आया था, उसे 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा था मीसा, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। इसे 1971 में लाया गया था, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण 1978 में इसको समाप्त कर दिया था। किसको? मीसा को। मीसा कब आया था? 1971 में, और समाप्त कब किया गया? 1978 में। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। आगे देखिए, रासुका। रासुका कब? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये जो था ये कब आया था? 1980 में लाया गया था, जो अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है, मतलब कर भी सकती है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कर ही देगी। तो रासुका कब आया था? 1980 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाडा के बारे में। ठीक है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, टाडा। टाडा जो है 1985 में लाया गया आतंकवादी विरोध अधिनियम था। ठीक है। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो आपको सवाल में पूछेगा कि टाडा कब आया था? 1985 में आया था, और समाप्त कब किया गया था? तो 23 मई 1995 को टाडा को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए, 5वां है पोटा। पोटा का है क्या है? तो पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है, और इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया था।
ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मीसा, टाडा और पोटा को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित किया गया है। ठीक है मित्रों, चलिए अनुच्छेद 23 देखते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बालात श्रम मतलब ज़बरदस्ती अगर काम करवाया जाता है बल के द्वारा, तथा बेरोजगारी मतलब बिना वेतन पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालात श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बालात श्रम या बेरोजगारी बिना वेतन का काम करवाने पे रोक है। ठीक है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, देश की बात आती है, तो लोग को ये काम करवाया जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 24 देखते हैं कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, कितने वर्ष से? 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 25 देखते हैं कि इसमें क्या कहता है? अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 देखिए, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। देखिए अनुच्छेद 26 के तहत ही हाल ही में जो लखनऊ में लुलु मॉल में जो नमाज पढ़ लिए थे, तो इन लोग थोड़ा सा अनुच्छेद 26 को ध्यान में रखते हुए ये हो गया था, लेकिन क्या ही बोला जाए। चलिए अनुच्छेद 27 देखते हैं। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा गया है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 28। ठीक, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी संस्थान है जिसको सरकार चलाती है उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पे कोई एक धर्म को ज़्यादा ये नहीं किया जाता है, तो इसीलिए ये अनुच्छेद 28 कहता है। ठीक है, आगे देखिए रिमार्क में, संस्कृत एक भाषा है न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। ठीक है, अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक, आगे देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए मेनली यह जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 देखिए कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे धन भी देगी। ठीक है, अनुच्छेद 31 देखिए, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसा कि हम अभी पीछे में पढ़े हैं, 19 का जो 6 था उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। ठीक है, चलिए जो अनुच्छेद 300 क में अब इसको जोड़ दिया गया। रिमार्क देखते हैं, अनुच्छेद 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है दोस्तों,
मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। देखिए ये बिग डिफरेंस है मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में, कि मूल अधिकार को हमसे कोई सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, लेकिन कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती लेकिन सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। ठीक है, चलिए आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए जितना मैंने अभी आपको बताया है उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये एग्ज़ाम के लिए भी और आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो समाप्त करते हैं हम अपने इस सेशन को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।